हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेव्स की थ्योरी का पार्ट सेकंड। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो देखिए, आज हम लोग क्या क्या चीजें इस पे कवर करेंगे। वो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, बीट्स एंड ट्यूनिंग फोक। तो देखिए, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स की अगर हम लोग बात करें, तो जब वेव्स किसी बाउंड्री पर इंसिडेंट होती हैं, या कह लीजिए कि जो इंटरफेस है उस पे ये इंसिडेंट होती हैं, तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है और बाकी जो है वो जाता है दूसरे मीडियम पर, जहां पर कि वो एब्जॉर्ब हो सकता है, उसके बाद या ट्रांसमिट हो सकता है। तो स्टैंडिंग वेव्स कब फॉर्म होती हैं, अगर हम बात इसकी की जाए। याद करिए, पिछली क्लास पे मैंने बताया था कि हमारी जो वेव्स हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं कब, जब वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी और मोमेंटम को जब ट्रांसमिट करती हैं, तब हम बोलते हैं कि वो हमारी वेव्स कैसी हैं, प्रोग्रेसिव वेव है। बट वहीं पर जब एक वेव दूसरी वेव के साथ टकराकर एक ऐसी वेव क्रिएट करती है जो कि एनर्जी और मोमेंटम या एनर्जी या फिर मोमेंटम को ट्रांसमिट ना करे, वो हमारी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है। कैसे? तो स्टैंडिंग वेव आर फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। जो प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही थी, यानी कि ऐसी वेव जो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती हैं, उन्हीं दो के सुपरपोजिशन से ये स्टैंडिंग वेव बन जाती है। उसी नेचर की बनती है, फ्रीक्वेंसी वैसी ही होती है, या जो वेवलेंथ है वैसी होती है, एम्पलीट्यूड भी उसका हमें उतना ही मिलता है। बस होता क्या है कि जो यहाँ पर हमारी स्टैंडिंग वेव बनती है वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी नहीं करती है। तो लेट अस सपोज एक हमारे पास इंसिडेंट वेव है, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है जो कि ये y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ओमेगा टी माइनस के एक्स से हमें पता चल रहा है कि ये जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ओमेगा टी प्लस के एक्स से पता चल रहा है कि ये ट्रेवल कर रही है इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बाकी सारी चीजें सेम है। तो हम अगर दो ऐसी प्रोग्रेसिव वेव्स लेते हैं जिनका कि एम्पलीट्यूड सेम हो, जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन पर है, तो इनका सुपर पोजिशन करने पर, यानी कि y बराबर y1 प्लस y2 करने पर, जिसको कि हम ऐसे कर सकते हैं कि a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y बराबर 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। अब ये जो यहाँ पर फॉर्म हुआ, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल जाता है 2a कॉस के एक्स। यानी कि जो एम्पलीट्यूड है उस पे वेरिएशन हमें वैसा मिल रहा है। ये एक्चुअली क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, और ये हिस्सा हो गया ऑसिलेशन का। अब यहां पर अगर आप देखें तो ओमेगा टी के साथ के एक्स जैसा कुछ नहीं है, यानी कि जो वेव है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, उसको स्टैंडिंग वेव बोलेंगे, क्योंकि जो ऑसिलेशंस हैं अब वो फिक्स हो गए हैं। हर जगह के ऑसिलेशन फिक्स हो गए हैं कि ये वाला पार्ट, मीडियम का इस जगह वाला पार्टिकल, एक्स पोजीशन वाला पार्टिकल जो है उसका ऑसिलेशन इतने एम्पलीट्यूड के साथ होगा, उसके बगल वाले का थोड़ा ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ होगा ऑसिलेशन, उसके बगल वाले का उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ होगा, फिर घटने लगेगा। तो इस तरीके का कुछ एनवेलप जैसा फॉर्म होता है। अब ये जो वेव है y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t, ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, ये एक स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करती है। स्टैंडिंग वेव यानी कि उसमें आपको ऐसा कुछ ट्रेवल होता हुआ दिखाई नहीं देगा, बस वेव्स जैसा दिखाई देगा, बट उस पर कुछ ऐसा ट्रेवल होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग की बात करें, लेट अस सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसकी की लेंथ l है, इसको स्ट्रेच कर दिया गया है अंडर टेंशन t बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो यहां पर दो रिजिड सपोर्ट है, उसके बीच में एक स्ट्रिंग बांध दी गई है जिसमें कि टेंशन t है और लेंथ l है।
यहां पर अगर हम एक ट्रांसवर्स वेव सेट करें तो उसकी स्पीड होगी v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू, म्यू जहां पर है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसी स्ट्रिंग में क्या हो सकता है कि जो मोड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं वाइब्रेशन के। जैसे कि इफ बोथ द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग आर फिक्स्ड, तो जो नोड्स होंगे वो फॉर्म होंगे एट द एंड। तो यहां पर दो चीजें समझिए, एक होता है नोड और दूसरा होता है एंटी नोड। नोड का मतलब वो होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है इन द स्टैंडिंग वेव। तो क्योंकि दोनों साइड क्लैम्प्ड हैं इस स्ट्रिंग के, तो यहां पर फॉर्म होगा नोड। सो अगर हम ये माने कि इसके बीच में इस जगह पर एक एंटी नोड फॉर्म हो रहा है इस स्ट्रिंग के सेंटर पर, और स्ट्रिंग एज अ वन सेगमेंट वाइब्रेट कर रही है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा एक सेगमेंट पे पूरा ये वाइब्रेट कर रही है। अब ये आपको स्ट्रिंग जो दिखाई दे रही है ऊपर और नीचे, ये एक्चुअली दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं स्ट्रिंग की। ऊपर इस तरीके से, जब ऊपर जाएगी तो इस तरीके से पोजीशन होगी उसकी, और नीचे जाएगी तो ऐसे होगी। और इस तरीके से जब स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही होती है तो इसमें जो वेव फॉर्म होती है वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है, और इसी को हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं क्योंकि इस समय एनर्जी का कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होता है। और इस तरीके के वाइब्रेशन को हम लोग जब ये देखते हैं कि पूरा एक एज अ वन सेगमेंट ये वाइब्रेट कर रहा है, इसको बोला जाता है फंडामेंटल मोड। तो फंडामेंटल मोड के लिए अगर आप गौर से देखें, वेवलेंथ अगर हम मान लेते हैं कि इस जगह पर लैम्डा 1 है जो यहां पर वेव फॉर्म हो रही है, तो देखिए क्या होगा, इधर से और इधर से ये पूरा एक वेवलेंथ फॉर्म हो रहा है। यानी कि एल लेंथ में, ये जो एल लेंथ की स्ट्रिंग थी, एल लेंथ में लेमडा 1/2 ये हमारी एल के बराबर है। सो L1 बराबर हो गया 2L। अब हम अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकाले फंडामेंटल मोड पर, तो न्यू वन बराबर हो जाएगा V बाई लेमडा 1। अब इस लेमडा 1 की जगह पर हमने रख दिया 2L, और V की जगह पर आ गया अंडर रूट टी बाई म्यू, जो कि हमने यहां पर देखा। तो अब हम लोग यहां पर कर क्या रहे हैं, जो एक स्ट्रिंग है उसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी वो हम निकाल रहे हैं। तो फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की जिसकी लेंथ L है और टेंशन उस पर T है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, न्यू वन बराबर होता है 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। और इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से बहुत ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग के केस पर हमने इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। अब यही जो स्ट्रिंग है अगर दो सेगमेंट्स में वाइब्रेट करे कुछ इस तरीके से कि यहां से लेकर यहां तक आधी लेंथ जो है वो एक ऐसा वाइब्रेशन कर रहा है और इधर वाला ऐसा वाइब्रेशन कर रहा है। सो ये जो स्ट्रिंग है अब दो सेगमेंट पर वाइब्रेट कर रही है, तो अगर यहां पर हम वेवलेंथ मान लेते हैं लेमडा 2, वो वेवलेंथ एल के बराबर है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एल है, और इस समय वेवलेंथ हमने अगर लेमडा 2 माना है तो एल बराबर हो गया लेमडा 2, जिससे कि हम निकाल सकते हैं न्यू 2 बराबर वी बाई लेमडा 2। वी अंडर रूट टी बाई म्यू है और लेमडा 2 हो जाएगा एल के बराबर, जिससे कि ये अगर आप गौर से देखें तो ये 2 टाइम्स न्यू वन निकल कर आ गया। क्यों? क्योंकि जो न्यू वन था वो था 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, तो न्यू 2 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स न्यू 1। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू 2, इसको क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स के ऐसे मल्टीपल करके लिख सकते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू 1 है, और यानी कि फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू 1 है, और उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी लिख पा रहे हैं, तो वो सेकंड हार्मोनिक कहलाता है। और इसी चीज को, ये जो न्यू 2 है, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन।
क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, यानी कि एक तरीके से ऐसे कि ग्राउंड के बाद फर्स्ट लेवल आता है, फिर सेकंड लेवल आता है, थर्ड लेवल आता है, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड, ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो उसी तरीके से कुछ है, जब फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन की बात होती है, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। जबकि जब हार्मोनिक्स के टर्म्स पे बोला जाता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करके लिखा गया है उसी के बेसिस पर ये बोला जाता है। अगर यहाँ पर 3 न्यू 1 होता तो वो थर्ड हार्मोनिक कहलाता, 2 न्यू 1 है तो सेकंड हार्मोनिक कहला रहा है। तो इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 सेगमेंट, अब हम क्या मान रहे हैं कि अगर ये जो पूरी स्ट्रिंग है वो 3 सेगमेंट पर अगर वाइब्रेट कर रही है तो देखो इस पे कितने नोड और कितने कितने एंटी नोड बन रहे हैं। यहाँ पर एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड और चौथा नोड, और एंटी नोड हो गए 1 2 3, यानी कि एल लेंथ पर 3 लैम्डा 3/2 इतनी यहां पर वेवलेंथ बनी। इधर से देखिए ये एक और ये आधा, तो लैम्डा प्लस 1/2 लैम्डा यानी कि 3/2 लैम्डा हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर हम तीसरी उस पे वेवलेंथ देख रहे हैं तो लैम्डा 3 नाम दे दिया इसका। एल बराबर हो गया 3 लैम्डा 3/2। और इसी केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं न्यू 3 बराबर वी बाई लैम्डा 3, जो कि यहाँ पर इसकी हेल्प से जब हम लोग मतलब इस तरीके से वैल्यू रखकर अगर सॉल्व करें तो ये 3 न्यू 1 के बराबर निकल कर आएगा। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे? 3 न्यू 1 को हम लोग बोलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स है, इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्ड हार्मोनिक, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये 3 टाइम है तो हम इसको बोल सकते हैं सेकंड ओवरटोन। फंडामेंटल वाली हो गई ग्राउंड, उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकंड, तो सेकंड ओवरटोन, तो इट इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक के साथ जो ये आता है लिखकर वो सीधे सीधे ये नंबर आ जाता है, जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वही यहाँ पर लिखकर हार्मोनिक बोल दिया जाता है। बट जब सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन इसकी बात आती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट वाली होती है उसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, उसके बाद जो होती है सेकंड, उसके बाद थर्ड, इस तरीके से। अब ये चीज और क्लियर होगी जब बात आएगी हमारे ऑर्गन पाइप की, तब वहां पर क्लियर होगा कि क्यों हम इतना एम्फसाइज कर रहे हैं उस पर। तो इन जनरल इफ अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन पी सेगमेंट्स, अब हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं कि अगर कोई एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है पी सेगमेंट्स पर तो हमारे पास p+1 नोड्स होंगे और p एंटी नोड्स होंगे। इस हिसाब से हम जो pth फ्रीक्वेंसी होगी उसको निकाला जा सकता है p डिवाइडेड बाई 2l अंडर रूट t बाई म्यू इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, यानी कि p टाइम्स न्यू 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का p टाइम्स हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो इसी चीज को बोला जाएगा p माइनस 1th ओवरटोन या फिर pth हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि p का मल्टीप्लीकेशन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर, इस वजह से इसको pth हार्मोनिक बोल रहे हैं। और फंडामेंटल तो हो गई ग्राउंड, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से काउंट किया जाता है, तो ये हो जाएगी p माइनस 1th ओवरटोन। अब हम लोग बढ़ रहे हैं ऑर्गन पाइप की तरफ। ऑर्गन पाइप यहाँ पर जो हम लोग कंसिडर करके चलते हैं दो तरीके के होते हैं, एक बोला जाता है ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा बोला जाता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में जो दोनों एंड्स होते हैं इस सिलेंड्रिकल पाइप के वो ओपन होते हैं, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक साइड क्लोज होता है और एक साइड ओपन होता है। तो ऑर्गन पाइप्स आर दो सिलेंड्रिकल पाइप्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड्स। द स्टैंडिंग वेव्स इन बोथ ऑर्गन पाइप्स, यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कुछ इस तरीके से नीचे फॉर्म जैसे कि है वो दिखाई देता है। तो क्या समझना है इस पे कि जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है इसके एंड्स पर, ओपन ऑर्गन पाइप के बोथ एंड्स पर एंटी नोड फॉर्म होगा, क्योंकि ये ओपन है दोनों तरफ से, यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की अगर बात की जाए तो जहां जिस तरफ से ये ऐसा क्लोज होता है वहां पर नोड फॉर्म होता है, और जिस तरफ ये खुला हुआ होता है एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, वो
वहां पर एंटी नोड फॉर्म होता है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में एंड्स में दोनों तरफ एंटी नोड बनते हैं, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक तरफ नोड और एक तरफ एंटी नोड फॉर्म होता है। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सारा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, जैसे हमने एक स्ट्रिंग के लिए किया कि उसके जो एंड्स होंगे उस पे नोड्स ही फॉर्म होंगे हमेशा। तो ओपन ऑर्गन पाइप से हम स्टार्ट करते हैं, देन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरफ बढ़ेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप, अब एक ओपन ऑर्गन पाइप में हमेशा ही एंटी नोड फॉर्म होते हैं एट बोथ ओपन एंड्स, और उसी के बाद फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन उस एयर कॉलम में देखते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये सिलिंड्रिकल पाइप है, इस तरफ एक एंटी नोड और दूसरा इस तरफ एक एंटी नोड, ओके, और बीच में हमारा एक फॉर्म होता है नोड। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा है λ/4 और ये है λ/4, यानी कि एल लेंथ में λ/2 वेवलेंथ होगी। तो इसी को हमने यहां पर इक्वेट कर दिया कि L बराबर λ1/2, जिससे कि F1 बराबर हो जाएगा V/λ1, और λ1 जो है वो है 2L के बराबर। इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं λ1 बराबर 2L। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ पर λ1 थी, λ1 की वैल्यू 2L, तो ये F1 बराबर V/2L होगा। अब यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी हम उसको पुट करके फॉर्मूला बना सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए हमें सीधा सीधा पता था कि √T/μ होता है, तो हमने उसको यूज कर लिया था। बाकी जो मेन फॉर्मूला है वो यही है। तो सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन की बात करी जाए अगर, किसकी, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन की अगर बात की जाए, तो यहां पर ये सेकंड हार्मोनिक है, ये कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है वही कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ हम जो मल्टीप्लाई करके लिख रहे होते हैं जो नंबर, वही डिसाइड करता है कि हार्मोनिक वाले शब्द के साथ क्या लगेगा यहाँ पर। तो हम क्योंकि F2 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स V/2L, V/2L जहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, सो F2 बराबर हो गया 2 टाइम्स V/2L। तो इस वजह से ही सिर्फ हम यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक लिख सकते हैं। बाकी फर्स्ट ओवरटोन तो लिखा ही जाएगा, क्योंकि ये जस्ट नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल की जो जस्ट नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। किसी भी केस में फंडामेंटल, फिर फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ये बोलते ही बोलते हैं। दिक्कत आती है हार्मोनिक्स के साथ। तो हार्मोनिक के लिए याद रखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो भी नंबर, उसी नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है। अगर 3 अगर यहाँ पर आता तो थर्ड हार्मोनिक बोला जाता, भले ही वो जस्ट अगला वाला है, फंडामेंटल के जस्ट भले ही जस्ट अगला वाला होता, जिसको कि अभी आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में देखकर समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया। इसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक या जो सेकंड ओवरटोन है एक ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, यहां पर देखिए कितने हमारे एंटीनोड फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4, और नोड कितने फॉर्म हो रहे हैं, 3। तो L बराबर यहां पर 3/2 λ3 लिखा जा सकता है, यानी कि F3 बराबर 3 टाइम्स V/2L, ये बन गया। तो क्या हुआ, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/2L, उसका हमने 3 टाइम्स लिखा, इस वजह से थर्ड हार्मोनिक लिखा जाएगा। बाकी ये तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, तो इस वजह से उसको हम लोग सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। पहले फंडामेंटल, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन। तो ओपन ऑर्गन पाइप में हमें हर तरीके के हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, फंडामेंटल, फिर सेकंड हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। तो ओपन ऑर्गन पाइप में हमें सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, और उनपे जो जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें मिलती हैं इस तरीके से 1:2:3:4। और अगर हम ओवरटोन्स का रेशियो निकालें तो वो मिलता है 2:3:4:5, क्योंकि फंडामेंटल के बाद वाले जितने होते हैं वो सारे ओवरटोन्स कहलाते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जितने भी हमारे ओवरटोन्स होते हैं, जब अगर हम उनका रेशियो निकालते हैं तो हमें मिलेगा 2:3:4:5, इस तरीके से अप टू n तक। और इसी में ही अगर जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसके किसी भी एक एंड से अगर x डिस्टेंस पर हम नोड्स की बात करें कि कहां पर हमें नोड्स मिलेगा,
तो नोड्स मिलता है λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 पर। वहीं पर जो एंटी नोड्स है वो मिलता है 0, λ/2, λ, 3 λ/2। कुछ इस तरीके से, इधर एंटी नोड, इधर एंटी नोड, बीच में नोड। तो कब मिला पहला नोड? यहां पर देखिए λ/4 पर, या इधर पर देखिए λ/4, फिर 3 λ/4, या इसमें जो नोड है वो λ/4 पर, फिर 3 λ/4 पर, फिर 5 λ/4 पर। तो इस तरीके से आप इनको देखकर समझकर याद रख सकते हैं। अब बात आती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। सो इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो क्लोज वाला एंड होता है वहां पर नोड फॉर्म होता है, और जो ओपन वाला एंड होता है इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, उसमें हमेशा एंटी नोड बनता है। कुछ इस तरीके से कि इधर नोड और इधर एंटी नोड, ये फिक्स रहता है। उसके बाद फिर बीच में जो नोड्स और एंटी नोड्स हैं उनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो फर्स्ट हार्मोनिक की अगर बात की जाए इस पे, एल लेंथ पर λ1/4 वेवलेंथ ही बन रही है। सो एल बराबर हो गया λ1/4, F1 बराबर हो गया V/4L। कैसे? λ1 हमने निकाल लिया यहां से 4L, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वेलोसिटी बाई 4L। यानी कि ये हो गया क्या हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद जो यहां पर, मतलब इसके बाद जो यहां पर बनता है फ्रीक्वेंसी, वो कुछ ऐसा बनता है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये जो थर्ड हार्मोनिक है इसको देखिए। अब ये थर्ड हार्मोनिक क्यों नाम आया और फर्स्ट ओवरटोन क्यों? और मैं इसी चीज की ही बात कर रहा था पहले। तो यहां पर क्या है, ये हो गया λ/4 और ये हो गया इधर से λ/2। तो λ/4 प्लस λ/2 जब आप करेंगे तो ये 3 λ/4 बन जाएगा। अब इसको आप क्या करें, अगर कंपेयर करें एल के साथ, तो एल बराबर हो गया 3 λ/4। फ्रीक्वेंसी इससे कितनी निकल कर आएगी? F3 बराबर 3V/4L। तो यहां पर गौर से देखिए F3 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो V/4L है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करने से हमें ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो इसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक। क्या बोला जाता है? थर्ड हार्मोनिक। जबकि ये फंडामेंटल के बाद जस्ट नेक्स्ट वाली है, तो इस वजह से इसको बोल दिया जाता है फर्स्ट ओवरटोन। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है हमारी V/4L। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है वो मिलती है 3V/4L। अब क्योंकि V/4L के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। है तो वो फर्स्ट ओवरटोन, बट उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, और इस वजह से ये F3 बराबर 3V/4L ऐसे लिखा जाता है। इसी में अगर हम नेक्स्ट जो ओवरटोन है, जो कि सेकंड ओवरटोन होगी, फंडामेंटल हो गई, फर्स्ट ओवरटोन हो गई, सेकंड ओवरटोन हो गई। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में जो नेक्स्ट ओवरटोन होती है, यानी कि फर्स्ट के बाद जो सेकंड ओवरटोन होती है, उस वो फिफ्थ हार्मोनिक बनती है। बिकॉज यहां पर इधर एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड और फिर नोड। तो λ/4, फिर इधर से यहाँ λ/2 और फिर λ/2, यानी कि ये हो गया ये पूरा एक लैम्डा और प्लस λ/4। सो लैम्डा प्लस λ/4 बन जाएगा 5 λ/4। अब क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि इस पे 5 λ/4 फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, देखें अगर आप गौर से इधर, तो λ/4, λ/4, फिर λ/4, फिर λ/4 और फिर λ/4। तो 5 λ/4 बन रहे हैं, और इसी को ही हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं L बराबर 5 टाइम्स λ5/4, यानी कि F5 बराबर हो गया 5 टाइम्स V/4L। V/4L है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये फिफ्थ हार्मोनिक कहलाएगा, जबकि है ये सेकंड ओवरटोन। यानी कि अगर हम इस पे जो फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो निकालें, तो ये हमें मिलेगा 1:3:5:7:9। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें ऑड नंबर्स के रेशियो पे मिल रही हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स
और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स। यहां पर अगर इनके हम ओवरटोन्स का रेशियो निकालें तो ये 3:5:7 इस तरीके से मिलेगा। ओवरटोन्स का रेशियो निकालने पे हम फंडामेंटल वाली को ड्रॉप कर देते हैं, बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ओवरटोन्स की उसको हम लोग रेशियो बनाते हैं। तो इस पे अगर पोजीशन ऑफ नोड्स निकालना हो क्लोज्ड एंड की तरफ से, क्लोज्ड एंड की तरफ से, ये जो क्लोज्ड एंड है उसकी तरफ से अगर हम निकाल रहे हैं तो ये होता है, देखो नोड के लिए 0 लैम्डा, यहां से देखिए 0 पर है, लैम्डा बाय 2 पर है, फिर लैम्डा पर है। तो इस तरीके से ये चलता है हमारा पोजीशन ऑफ नोड्स। वहीं पर पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स जो होता है, देखिए ये बन रहा है लैम्डा बाई 4 पर, फिर 3 लैम्डा बाई 4 पर, फिर 5 लैम्डा बाई 4 पर। इस तरीके से एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं। अब बात आती है बीट्स की। तो व्हेन टू साउंड वेव्स और ऑफ नियरली इक्वल बट नेवर इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बीट्स के लिए, कि जब दो साउंड वेव्स नियरली इक्वल बट नेवर इक्वल, यानी कि कभी बराबर के लिए बीट्स नहीं निकल कर आती, यानी कि हमें दो साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइट डिफरेंस चाहिए, तभी बीट्स क्रिएट होंगी, वरना बीट्स क्रिएट नहीं होती हैं। तो व्हेन टू साउंड वेव्स और नियरली इक्वल बट नेवर इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फिर अगला इस पे जो कंडीशन है वो ये है कि इक्वल और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड्स। ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है कि नियरली इक्वल और कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंसीज को, नियरली इक्वल हो बट कभी भी इक्वल ना हो, ये कंडीशन है फ्रीक्वेंसी के लिए। और एम्पलीट्यूड के लिए कंडीशन ये है कि या तो नियरली इक्वल हो या इक्वल हो along the same direction superimpose at a given point। तो जो रिजल्टेंट साउंड इंटेंसिटी होती है वो अल्टरनेटली राइज या फॉल करती है, यानी कि जो हमें समझ पर आता है वो कुछ ऐसा घटता बढ़ता हुआ हमें समझ पर आता है। तो दिस अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ साउंड एट अ गिवन पोजीशन इज कॉल्ड बीट्स। अगर हम नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड निकालें तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, यानी कि हमें बीट कितनी सुनाई दे रही है, वो जो बढ़ना और घटना है, राइज एंड फॉल ऑफ साउंड एट अ गिवन पोजीशन, एक सेकंड में कितनी बार ऐसा हो रहा है, वो बीट की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो लेट अस सपोज आपके पास एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, और फिर आपके पास दूसरी एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू2 है। अगर ये दोनों सुपर इंपोज करेंगे तो हमें या तो न्यू1 माइनस न्यू2 मिलेगा या न्यू2 माइनस न्यू1। इतना डिफरेंस मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये हम लेकर चल रहे हैं नियरली इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो इससे हमें डिस्टिंक्ट बीट सुनाई देंगी। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट बीट जो डिफरेंस होना चाहिए फ्रीक्वेंसीज का, दो सुपर इम्पोज होने वाले वेव्स का, वो लेस देन 10 हर्ट्ज होना चाहिए। यानी कि अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा की डिफरेंस वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो यहाँ पर आएंगी, यानी कि दो वेव्स 10 हर्ट्ज से ज्यादा डिफरेंस वाली होंगी, अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज 10 हर्ट्ज से ज्यादा डिफरेंस वाली होगी तो हमें फिर डिस्टिंक्ट बीट सुनाई नहीं देंगी। क्लियर? देन बात आती है लाउडनेस की। सो आवर परसेप्शन ऑफ लाउडनेस इज बेटर कोरिलेटेड विद द सेकंड लेवल मेजर्ड इन डेसिबल एंड डिफाइंड एज फॉलोज। बीटा बराबर 10 log 10 I by I नॉट, जहां पर I नॉट एक रेफरेंस इंटेंसिटी है एट 1 किलो हर्ट्ज। इसका क्या मीनिंग है? देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी और लाउडनेस में डिफरेंस होता है। लाउडनेस परसेप्शन होता है कि उस इंटेंसिटी को हम किस तरीके से परसीव कर पा रहे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, लाउडनेस को डिफाइन करते हैं बीटा बराबर 10 टाइम्स लॉग बेस 10 आई बाई आई नॉट, और आई नॉट एक रेफरेंस इंटेंसिटी होती है जो कि 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है एट 1 किलो हर्ट्ज। तो यहां से ये लाउडनेस की बात थी। अब बात आती है ट्यूनिंग फोक की।
ट्यूनिंग फोक क्या है? एक मेटालिक डिवाइस है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक ट्यूनिंग फोक एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे चिमटा होता है घरों में, किचन में चिमटा जो होता है, अब चिमटे को ही थोड़ा सा आप ऐसा समझिए कि एक लैब जैसा, लैब में यूज होने लायक हमने कोई एक डिवाइस बनाई। यानी कि उसपे दो ऐसे प्रोंग्स होते हैं, ओके, और उसमें नीचे एक ऐसे रॉड होती है। तो सपोज अ ट्यूनिंग फोक ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी Na is sounded together with another tuning fork of unknown frequency Nb and x beats heard per second। क्या समझ पर आया? क्या समझ पर आया? यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर हमें मान लीजिए एक ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी है Na ये पता हो, ये हमें पता है, Na पता है, Na की वैल्यू पता है, और ये जो ट्यूनिंग फोक है, ये दूसरी ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी Nb है जो हमें पता नहीं है, उसके साथ अगर ये ट्यून किया जाए तो हमें अगर x बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रही हैं, तो क्या हम Nb को फाइंड कर सकते हैं? तो इसकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कुछ कुछ इस तरीके से, Na माइनस Nb बराबर x है, या फिर Nb माइनस Na बराबर x है। यानी कि हो सकता है Nb जो हो उसकी वैल्यू कम हो एज कंपेयर टू Na, तो भी हमें x बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगी इस कंडीशन से। अगर Nb ज्यादा है एज कंपेयर टू Na, तो हमें x बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगी विद दिस कंडीशन। यानी कि हम जो Nb है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें Na की वैल्यू पता हो और x बीट्स पर सेकंड हमें सुनाई दे रहा हो। ओके, तो आइए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। आइए अब हम लोग जो इसके क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड एमिटेड बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर नोड नहीं मोड आएगा। So in order to double the frequency of fundamental mode emitted by a stretched string, the length is reduced to 3/4 of the original length and the tension is changed. The factor by which the tension is to be changed is, हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर देना है। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में अगर लेंथ 3/4 कर दी जाती है ओरिजिनल लेंथ का, यानी कि लेंथ घटा दी गई, तो टेंशन को कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर बाई नहीं लिखा, यहाँ 2 लिखा है, यानी कि बची जो लेंथ है वो 3/4 है। और 2 और बाई में बहुत ध्यान से चीजों को सॉल्व करिएगा। ये पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बदल जाएगा अगर 2 की जगह पर यहाँ पर बाई लिख दिया जाए तो। इज रिड्यूस्ड बाई 3/4 का मतलब है कि बचे है वो L/4। समझ गए? तो हमें हमेशा 2 में निकालना होगा, बचा कितना है उस पर ही क्या सारा कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो इस पे ऑप्शन है आपके पास ए 3/8, बी 2/3, सी 8/9 और डी है 9/4। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 9/4। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें पता है फंडामेंटल, अगर नोट की बात की जाए या फंडामेंटल मोड बोलिए या फंडामेंटल नोट बोलिए, फंडामेंटल नोड नहीं आएगा, नोट आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, सो क्या होगा, न्यू बराबर 1/2L अंडर रूट टी बाई एम। एम जहां पर है मास पर यूनिट लेंथ। आपने फॉर्मूले में इसको यहाँ पर म्यू देखा होगा, तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि सिंबल्स सिर्फ अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे हमेशा ही। आपको पता होना चाहिए न्यू क्या है, टी क्या है, एम क्या है, म्यू क्या है, एल क्या है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर न्यू है एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जिसकी की लेंथ एल है, टेंशन उस पर टी है, मास पर यूनिट लेंथ एम है, अगर तो ये न्यू बराबर 1/2L अंडर रूट टी बाई एम होगा। तो दो केस के लिए हम क्या मान लेते हैं कि न्यू वन और न्यू टू, तो ये बन जाएगा हमारा न्यू वन बाई न्यू टू बराबर L2/L1 अंडर रूट T1/T2। दोनों केस के लिए जो हमें नोन वैल्यूज हैं वो रख देंगे, जैसे कि हमें फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, यानी कि न्यू टू जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा न्यू वन के, और जो लेंथ है वो 3/4 रह गई है इनिशियल के, यानी कि L2 बराबर है 3/4 L1। अगर यहाँ पर बाई लिखा होता तो यहाँ पर 1/4 आता, ध्यान दीजिएगा। तो L2 बराबर हो गया 3/4 L1। वैल्यूज यहाँ पर पुट करिए, तो न्यू वन बाई न्यू टू
हो जाएगा 1/2 बराबर ये यहाँ पर L2/L1 आ जाएगा 3/4 L2/L1 अगर इस इक्वेशन से निकाल कर यहाँ पर पुट कर दें तो 3/4 आ जाएगा √T1/T2। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है जो कि ऑब्टेन की गई है इसमें वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे अगर आप तो ये यहाँ से 2 है इधर 4 चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये बच जाएगा 2/3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए यानी कि T2/T1 बराबर हो जाएगा 9/4 और हमें यही बताना था कि द फैक्टर बाय व्हिच द टेंशन इज टू बी चेंज्ड यानी कि जो T2 है उसको 9/4 टाइम्स करना पड़ेगा T1 के। T2 बराबर 9/4 टाइम्स T1 और ये हमें बताना था, हमने यही आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। अ ग्रेनाइट रॉड ऑफ 60 सेंटीमीटर लेंथ is clamped at its middle point and is set into longitudinal vibration. The density of granite is 2.7 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube and its Young's modulus is this. What will be the fundamental frequency of the longitudinal vibration? यानी कि हमने एक ग्रेनाइट रॉड ले ली। अब रॉड ग्रेनाइट है, आयरन है, क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस चाहिए होता है अगर हमें उस पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है या वेलोसिटी बतानी है, वो सारे केसेस पे। तो हमें वेलोसिटी निकालना आता है। वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो वेलोसिटी के बेसिस पर हम फिर यहाँ पर उसी रॉड पर जो इसकी लेंथ इतनी दी गई है इसके लिए हम निकाल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो एक बार इसको ट्राई करिए। ऑप्शन है आपके पास ए 5 किलोहर्ट्ज, बी 2.5 किलोहर्ट्ज, सी है 10 किलोहर्ट्ज और डी है 7.5 किलोहर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 5 किलोहर्ट्ज। कैसे निकालना है हमें? एक रॉड है, लेट अस सपोज एल लेंथ की है, इसको बीच से क्लैंप किया गया है यानी कि बीच में बनेगा यहां पर नोड। क्या फॉर्म होगा? नोड। समझ गए? यानी कि हमने देखिए जो ऑर्गन पाइप था या जो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को जिस जगह पर क्लैंप किया गया था वहां पर नोड फॉर्म हो रहा था। अब इस रॉड को अगर हमने सेंटर से मिडिल पॉइंट से क्लैंप किया है यानी कि इस जगह से इसको बांध रखा है तो यहां पर नोड फॉर्म होगा और यहां पर अगर नोड फॉर्म होगा तो हम एक बेसिक इस पे वेवलेंथ अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो ऐसा ही फॉर्म होगा यानी कि इधर ये हिस्सा कितना हो गया λ/4। तो टोटल एल लेंथ में कितना बन जाएगा ये λ/2। तो एल बराबर हो गया λ/2 यानी कि लैम्डा बराबर 2l। अब हमें पता है जो स्पीड ऑफ वेव होती है इन अ रॉड v बराबर होता है √y/ρ। y जहां पर यंग्स मॉडुलस है, रो जहां पर डेंसिटी है। तो y/ρ हमने यहां से निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी v/λ हो जाएगा। तो v पता है, लैम्डा पता है, पुट कर दीजिए। लैम्डा क्योंकि हमारा 2l के बराबर है तो f बराबर हो गया 1/2l √y/ρ। तो फॉर्मूला कैसे बनता है वो चीज सीखिए यहां पर। f बराबर हो गया 1/2 टाइम्स l अंडर रूट 9.27 इंटू 10 पावर 10 डिवाइडेड बाई 2.7 इंटू 10 पावर 3। सॉल्व करने पर ये हमारा 5000 हर्ट्ज के अप्रॉक्स निकल कर आएगा जिसको कि हम लोग 5 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। अब देखिए एक पाइप की बात हो रही है जो ओपन है दोनों एंड्स पर यानी कि ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है। हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर यानी कि जब वो चीज एयर में रखी हुई थी तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ थी। द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर। अब क्या किया गया कि उस पाइप को हमने लिया और वाटर में डिप कर दिया वर्टिकली ऐसे। कहां तक? हाफ ऑफ इट इज इन वाटर यानी आधा उसको हमने L/2 पानी से भर दिया तो बची कितनी एयर कॉलम? L/2। तो अब हमें इस एयर कॉलम का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखिए एयर कॉलम के लिए पूछा इसने तो एयर कॉलम के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो वो जो एयर कॉलम है अब किस तरीके का फॉर्म हो रहा है वो देखना होगा।
अगर आप गौर से देखें तो जो वाटर है वो एक बाउंड्री क्रिएट करेगा, यानी कि अब ये जो पूरा सिस्टम बना वो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह हो गया। एक एंड क्लोज्ड है और एक एंड ओपन है जब उसको हमने पानी में डुबो दिया। यहाँ पर पानी वाला इंटरफेस है तो वो क्लोज्ड एंड हो गया और एक तरफ ओपन एंड है, यानी कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गया। और उस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है, L/2 है। तब जाकर आपको सारा कैलकुलेशन करना है। ऑप्शन है आपके पास A F/2, B 3F/4, C है 2F और D है F। क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर है D, यानी कि F। क्यों ऐसा हम देख रहे हैं, क्यों हमें आंसर F मिल रहा है? सिंपल सा है, कैलकुलेशन के थ्रू हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो ओपन एंड्स के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है F है वो इन एयर, और जो पूरी लेंथ है पाइप की वो L है, यानी कि λ/2 L के बराबर है। लैम्डा बराबर 2L है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई V/λ, यानी कि V/2L। अब क्या हो रहा है कि जब हमने वाटर में डिप कर दिया है, उसको आधा डुबो दिया है, बचा कितना एयर कॉलम, L/2। L टोटल था, L/2 डूब गया, L/2 बचा। अब जब हमने इसको वर्टिकली डिप किया है तो यहां पर एक बाउंड्री हमें मिल गई, तो यहां पर फॉर्म होगा नोड। तो यहां पर देखिए ये जो वेव लेंथ बन रही है वो है λ/4। तो इसको हम अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा λ'/4 बराबर L/2। इसको लिख देंगे हम लोग λ' बराबर 2L। तो F प्राइम बराबर हो जाएगा V डिवाइडेड बाई λ', यानी कि V डिवाइडेड बाई 2L। हमें देखिए F बराबर V/2L पता था फर्स्ट इक्वेशन से, तो सेकंड इक्वेशन में जब उसको पुट करेंगे F प्राइम बराबर F के हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है वो निकल कर आ गई कि जब हमने उसको वर्टिकली डिप कर दिया, आधे हाइट तक पानी भर दिया, बचे हुए हिस्से की में जो एयर कॉलम है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा या उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा, जो कि F के बराबर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से देखिए, अब इसने बोला है थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप थर्ड ओवरटोन की बात हो रही है, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में किस तरीके के हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इन यूनिसन विद फोर्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। यूनिसन का मतलब ये है बिल्कुल उतनी ही फ्रीक्वेंसी है जितना की, या जो सारी चीजें वो सेम है। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का थर्ड ओवरटोन एक ओपन ऑर्गन पाइप के फोर्थ हार्मोनिक के साथ मैच कर रहा है। तो हमें लेंथ बतानी है उन पाइप्स की। तो आप क्या करें, थर्ड ओवरटोन निकाल लें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, फोर्थ हार्मोनिक निकाल लें ओपन ऑर्गन पाइप का, काम आपका बन जाएगा। ध्यान रखिएगा किसमें ऑल हार्मोनिक्स होती हैं, किसमें ऑड हार्मोनिक्स होती हैं, और उसके बेसिस पर ही आपकी जो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ये सारी की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी। क्लियर? ऑप्शंस आपके पास A 7/8, B 3/4, C 5/7 और D है 8/7। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा A 7/8। इन यूनिसन का मतलब है कि जो दो साउंड वेव्स हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है। और क्या दिया है कि तो थर्ड ओवरटोन है एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। अब क्योंकि थर्ड ओवरटोन की बात हो रही है एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। थर्ड ओवरटोन का मतलब है कि फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन। तो हार्मोनिक्स के टर्म्स पर अगर हम लोग देखें तो न्यू, 3 न्यू, 5 न्यू और 7 न्यू, यानी सेवेंथ हार्मोनिक की बात हो रही है। सेवेंथ हार्मोनिक की बात हो रही है। तो न्यू 3 ऑफ क्लोज्ड बराबर हो जाएगा न्यू 4 ऑफ ओपन। इसको एक्चुअली न्यू 7 अगर लिखा जाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो 7 टाइम्स V/4LC हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 4 टाइम्स V/2L0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका ये जो ओपन है वो L0 लेंथ है,
और क्लोज्ड वाले की LC लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि अगर हम सिर्फ थर्ड ओवरटोन के बेसिस पर देख रहे हैं तो लिख दिया 3, बट हम लोग लिखते किसके बेसिस पर है, हार्मोनिक्स के बेसिस पर, तो यहाँ पर न्यू 7 लिख देना चाहिए हमें। तो 7 टाइम्स V/4 LC बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स V/2 L नॉट, तो ये हो जाएगा 14, सॉरी मतलब L नॉट बाई LC बराबर हो जाएगा 8/7, मतलब तो LC बाई L नॉट हमारा 7/8 निकल कर आ जाएगा। बीच वाला स्टेप यहाँ पर भूल गया मैं, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो LC बाई L नॉट बराबर 7/18 हो जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, motion of two particles is given by y1 is equal to 0.25 sin 310t, y2 बराबर 0.25 sin 316t, फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी। अब दो पार्टिकल्स के मोशन को मतलब उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो यहां पर अगर हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है हम उसका डिफरेंस लेते हैं। यहां पर ओमेगा दिया हुआ है 310 और इधर ओमेगा दिया हुआ है 316, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बीट फ्रीक्वेंसी, एक बार ट्राई करिए फिर हम इसको बताते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए 3, बी है 3/पाई, सी है 6/पाई और डी है 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला 3 पाई। कैसे? यहां पर जो पहले इक्वेशन है इस पे और जो सेकंड इक्वेशन है उस पे, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो ओमेगा 1 देखिए 310 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, और इससे हम F1 निकाल लेंगे 310/2 पाई हर्ट्ज, और ओमेगा 2 316 रेडियन पर सेकंड है, F2 निकल कर आ जाएगा 316/2 पाई हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई F होता है, तो F अगर हमें निकालना है ओमेगा को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पाई से। बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2 डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो यहां पर हमने F2 माइनस F1 कर लिया, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 6/2 पाई। 6 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा ये 3/पाई हर्ट्ज। FV हमारा निकल कर आ गया बीट फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन को देखिए, 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स, 3 साउंड वेव्स की बात हो रही है, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है ν-1, न्यू और ν+1। अब अगर इनको सुपर इम्पोज किया गया है टू गिव बीट्स, तो हमें बताना है नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड विल बी। अब ये तीनों सुपर इम्पोज हो रही है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो 2 के लिए पढ़ा, तो 3 के लिए कैसे एप्लीकेबल है, अगर आपको नहीं पता तो ये सीखिएगा इस क्वेश्चन से। ऑप्शन है आपके पास ए 4, बी 3, सी है 2 और डी है 1। तो कितने आपको बीट्स मिलेंगे पर सेकेंड? तो इस तरीके की सिचुएशन के लिए आपको क्या करना होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उनको देखना होता है, बीच वाली फ्रीक्वेंसी से आपको मतलब नहीं होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स विल बी गिवन एज एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम। तो ν+1 माइनस ν-1 सॉल्व करने पर न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्यूनिंग फोक्स P and Q when set vibrating give 4 beat per second. If a prong of 4P is filed, the beats are reduced to 2 second inverse. What is the frequency of P if Q is 250 Hz? ऑप्शन है आपके पास A 246 Hz, B 250 Hz, C 254 Hz और D है 252 Hz। तो दो ट्यूनिंग फोक दे दिए गए P और Q, उनको वाइब्रेट कराया गया, जो हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो मिल रही है 4 बीट पर सेकेंड। अब अगर एक प्रोंग को फाइल कर दिया गया यानी कि छील दिया गया, छीलने से क्या होगा, छीलने से उसका मास घट जाएगा, मास घटने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो घट गई। अब बीट फ्रीक्वेंसी घटकर 2 बीट्स पर सेकंड हो गई, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अगर क्यू की 250 हर्ट्ज है। तो इस चीज के लिए आपको उस टेबल का यूज करना पड़ेगा जो हमने आखिरी में बताया था, जिससे कि तुरंत आंसर निकल कर आ जाएगा मैच करके कि अच्छा ठीक है ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन, ये फॉर्मूला लगेगा तुरंत आ गया, ज्यादा सोचना नहीं है। बाकी हम इस चीज को देख कर कि अच्छा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, मास कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उसके बेसिस पर, और फिर क्या होगा निकाला जा सकता है, बट उस टेबल की हेल्प से आप तुरंत आंसर दे सकते हैं।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 246 हर्ट्ज। अब क्योंकि यहां पर 4 बीट्स पर सेकेंड फॉर्म हो रही हैं पी और क्यू के बीच में, तो जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे कि क्यू की फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है पी वाले की कि वो 246 हो या 254 हर्ट्ज हो। ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो हम इसी पॉसिबिलिटी के साथ अगर चलें, तो जब हमने पी वाले को क्या कर दिया, छील दिया, फाइल कर दिया उसको, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसकी 254 है, और देखिए देखो ये जनरल मेथड अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आपको टेबल भूल भी जाती है तो कैसे सॉल्व करना है वो याद रहे। तो इफ वी एज्यूम जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है पी की वो 254 है, मान लेते हैं ये, तो ये फ्रीक्वेंसी फाइल करने के बाद इससे भी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि बीट्स बिटवीन पी एंड क्यू विल बी मोर देन 4, बढ़ जाएगा। बट ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। जो बीट्स थी वो घट गई, बीट्स क्या हो गई, घट गई। 4 बीट्स पर सेकंड से 2 बीट्स पर सेकंड हो गया, यानी कि 254 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 254 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फाइलिंग करने पर, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ जाना चाहिए, बट बीट फ्रीक्वेंसी तो घट रही है। तो किसी के बढ़ने पर बीट फ्रीक्वेंसी घट जाए, इसके लिए हमें लोअर लेवल वाली जो है उसको लेना पड़ेगा, यानी कि 246 हर्ट्ज से हम अगर देखें तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 246 अगर 246 हर्ट्ज अगर ए वाले पी वाले की फ्रीक्वेंसी होगी, तो फाइलिंग करने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर जो डिफरेंस है 250 और जो बढ़ गई, मान लीजिए 248 हो गया, तो 250 माइनस 248 2 बीट्स पर सेकंड निकलकर आ गया। तो सारी चीजें यहां पर फिट होने लगी। इस क्वेश्चन को देखिए, 16 tuning forks are arranged in order of increasing frequencies. Any two successive forks give 8 बीट पर सेकंड, यानी कि आप कोई भी दो ट्यूनिंग फोक्स को ले लीजिए, तो उनकी जो हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 8 बीट पर सेकंड, जब एक साथ उनको साउंड कराया जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोक इज ट्वाइस द फर्स्ट, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फोक इज, ऑप्शन है आपके पास, ए 120 हर्ट्ज, बी 160 हर्ट्ज, सी 180 हर्ट्ज और डी है 220 हर्ट्ज। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है नहीं, सिंपल मैथ्स यहाँ पर यूज हो रही है और लॉजिक। 16 ट्यूनिंग फोक्स को अरेंज किया गया, एक की जो है वो अगले वाले से 8 कम है, ऐसा मान सकते हैं, या दो के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, उसी के बेसिस पर अब हमें यहाँ पर देखना है। और जो दूसरी कंडीशन है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोक इज ट्वाइस द फर्स्ट, जो सबसे आखिरी वाली है पहले वाले कंपैरिजन में दोगुनी है, तो जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी कि क्या हो रहा है, पहले में +8 +8 +8 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ए 120 हर्ट्ज, यानी कि यहां पर 16 ट्यूनिंग फोक्स लगाई गई हैं। कितनी, 16 ट्यूनिंग फोक। तो अगर ये 120 है, अगले वाले की 128 है, उसके अगले वाले की 136 है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो एज फोक्स हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो फर्स्ट फोक की अगर n है, तो आखिरी जो उसका जस्ट नेक्स्ट वाला है उसकी हो जाएगी n+8, और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो आखिरी वाले की बन जाएगी हमारी n प्लस, मतलब जो n3 है उसकी बन जाएगी n+16, और उसके आगे वाले की इस तरीके से बनती जाएगी। तो ये एक हमें सीरीज मिल गया, और ये मिल गया कि n16 जो है वो 2n के बराबर है, तो n+120 बराबर हो गया 2n, n बराबर 120 हर्ट्ज निकल कर आ गया। ठीक है, यानी कि ये उससे रिलेटेड था ही नहीं, ये एक तरीके से सीरीज वाला एक क्वेश्चन बन गया, जिसपे कि आपको सिंपल लॉजिक लगाना था और आंसर निकालना था। सो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।